सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक महफूज शुदा फैसला चीफ जस्टिस के रेगुलर 3 रुकनी बेंच में सुनाया जाएगा और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है। आपको अहम खबर दे रहे हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक जो महफूज शुदा फैसला था वो कल सुबह 9:30 बजे सुनाया जाएगा। तो अहम खबर है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक महफूज फैसला कल सुबह 9:30 बजे सुनाया जाएगा। कल भी एक अहम मुशावरती इजलास हुआ तमाम 13 जजेस का जो इस केस को सुन रहे थे, फुल कोर्ट के तमाम 13 जजेस, और 1.5 घंटा तक कल वो इजलास जारी रहा और आज फिर से एक इजलास हुआ जो कि 45 मिनट तक तकरीबन जारी रहा और अब ये फैसला हुआ है कि कल ये फैसला 9:30 बजे सुनाया जाएगा। और होता यूं है कि कॉज लिस्ट जारी की जाती है जब कोई फैसला सुनाया जाता है, एक दिन पहले या उसी दिन कॉज लिस्ट जारी की जाती है। तो अब आज ये कॉज लिस्ट कल के लिए जारी कर दी गई है। कल सुबह 9:30 बजे ये अहम फैसला सुनाया जाएगा और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि महफूज शुदा फैसला चीफ जस्टिस के रेगुलर 3 रुकनी बेंच में ही सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की ज़ेर सदारत आज दूसरा मुशावरती इजलास भी हुआ। हसीब मलिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, कुछ ही देर पहले जब ये इजलास खत्म हुआ और आप हमारे साथ मौजूद थे, हम कॉज लिस्ट की ही बात कर रहे थे, क्या वो आज जारी की जाएगी या कल जारी होगी? तो अब ये कॉज लिस्ट जारी हो चुकी है और कल सुबह 9:30 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा। कौन बाकी 2 जजेस होंगे जो इस रेगुलर बेंच में मौजूद हैं? देखें, ये इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस था जिसके ऊपर महफूज शुदा फैसला अब कल सुनाया जाएगा और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बाकायदा तौर पे कॉज लिस्ट भी जारी कर दी गई है। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक ये जो फैसला है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा रेगुलर 3 रुकनी बेंच में ये फैसला सुनाएंगे। अगर इस 3 रुकनी बेंच के हवाले से बात की जाए तो इसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अलावा जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अकील अब्बासी जो हैं वो इस 3 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे, जो कि कल सुबह 9:30 बजे जो है इसका महफूज शुदा फैसला जो है वो सुनाया जाएगा। फुल कोर्ट ने इस केस की समाअत की थी और 9 जुलाई को इसके ऊपर फैसला महफूज किया गया था और उसके बाद 2 दिन लगातार जो है इसके ऊपर मुशावरत जारी रही। गुज़िश्ता रोज तकरीबन 1.5 घंटे तक मुशावरती इजलास बुलाया गया था जो कि जारी रहा और आज एक मरतबा फिर चीफ जस्टिस की जानिब से जो है मुशावरती इजलास तलब किया गया था जो कि तकरीबन 45 मिनट तक जारी रहा। और इस मुशावरती इजलास के अंदर जो है फुल कोर्ट के अंदर जो शामिल 13 जजेस थे, तमाम ने ज़राए के मुताबिक शिरकत की थी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हसीब आपका। बात जोड़ कर रुख करते हैं हल्का पी के 22 में ज़िमनी इलेक्शन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज। हल्का पी के 22 के 91 में से 7 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ चुके हैं। अवामी नेशनल पार्टी के मोहम्मद निसार 7 पोलिंग स्टेशन में 901 वोट लेकर आगे हैं। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ सलीमुल्लाह ने हमें बात जोड़ से ज्वाइन किया। जी सलीमुल्लाह, क्या मालूमात है? जी बिल्कुल, यहाँ पर पीके 22 पर जो इंतखाबात थे उसका अमल मुकम्मल हो चुका है और नताइज आना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर कुल पोलिंग स्टेशन की तादाद जो है वो 91 है, जिनमें से अब तक के जो ताज़ा तरीन जो रिजल्ट आए हैं वो 10 पोलिंग स्टेशन के नताइज हमें मौसूल हो चुके हैं, जिसमें अवामी नेशनल पार्टी के मोहम्मद निसार ने 1387 वोट लेकर वो पहले नंबर पर है और जमात इस्लामी के आबिद खान ने 892 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद है। जबकि सुन्नी इत्तेहाद, बहुत शुक्रिया आपका सलीमुल्लाह। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर की फ्लोर मिल्स एहतजाजन बंद हैं। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का मौक़िफ़ है कि हुकूमत की जानिब से नए टैक्सेस के खिलाफ हड़ताल की जा रही है। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं अब्रार अहमद। जी हाँ, मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह बलूचिस्तान में फ्लोर मिल एसोसिएशन की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी है और कोयटा समेत बलूचिस्तान के दीगर अजला में जो फ्लोर मिल्स हैं वो तमाम एहतजाजन जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। यहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा के इलाके सिरकी रोड पर। यहाँ पे फ्लोर मिल जो है वो एहतजाजन बंद कर दी गई है, तमाम मशीनरी यहाँ पर जो है वो बंद है और तमाम अमला जो है यहाँ पर जो है बैठा हुआ है। मेरे साथ जो है वो फ्लोर मिल के जो है ओनर मौजूद है, हम ज़रा इनसे बात करते हैं कि क्या इनका मौक़िफ़ है। जी बताइएगा एहतजाज की क्या वजह है, कौन से हमारे मुतालबात ये हैं कि इस साल बजट में बिहार ने हमारे ऊपर 10% विद होल्डिंग टैक्स बना रखा है और हमें विद होल्डिंग टैक्स एजेंट डिक्लेयर किया है कि हम कंज्यूमर से ये 10% के हिसाब से आटे पे विद होल्डिंग टैक्स काटेंगे, वो BRP को जमा करेंगे और आगे जब कंज्यूमर हमें जो पेमेंट करेगा उसमें भी 10% हमसे कंज्यूमर हमसे 10% काटेगा। यानी 10% अगर 14,000 की बोरी होगी, 1400 रुपये फी बोरी एक तरफ से होगी, 1400 रुपये बोरी फी बोरी दूसरी तरफ से होगी। ये
हो गया 2800 रुपये फी बोरी। इसके बाद अगर हम लोग जब हम लोग अपना टर्नओवर जमा करेंगे, टर्नओवर में भी हम पे 10% टैक्स हमसे 10% टैक्स ये लोग लेंगे, यानी हमारे टैक्स 3 गुना डबल कर दिया इन लोगों ने। हमारा ये मुतालबा है कि हम टैक्स एजेंट नहीं बनेंगे, हम ये नाजायज़ टैक्स हम न दे सकते हैं, ना आवाम से हम ले सकते हैं। इसलिए हमने हड़ताल की हुई है। ना मालूम मुद्दत तक, जब तक हमारे मुतालबा तस्लीम नहीं होंगे, हम आटा सप्लाई नहीं करेंगे, ना आटा ग्राइंडिंग करेंगे। ठीक है, अबरार कोयटा से आप हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। आटा चक्की एसोसिएशन की फ्लोर मिल्स मालिकान की हड़ताल की हिमायत। कराची और हैदराबाद में आटा चक्कियां बंद होना शुरू हो गई हैं। चक्कियां बंद होने से आटे के बहरान का खदशा पैदा हो चुका है। फ्लोर मिल्स मालिकान ने विदहोल्डिंग टैक्स के खिलाफ मुल्क भर में हड़ताल कर रखी है। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज शहरियार जंजुआ ने हमें ज्वाइन किया। जी शहरियार, क्या मालूमात हैं आपके पास? देखिए, कराची और हैदराबाद में जो आटा चक्कियां हैं वो अभी बंद होना शुरू हो गई हैं। खुसूसन हैदराबाद से बहुत सारी ऐसी इतलात आई हैं, बैनर्स की तस्वीर और वीडियोस भी सामने आई हैं, और वहाँ की जो एसोसिएशन है उसने इस हड़ताल का, जो फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की है, मुकम्मल उनकी हिमायत का ऐलान किया है। और उनका यही कहना है कि ये जो विदहोल्डिंग टैक्स है ये इवेंचुअली उन पर ही पड़ना है और उन्होंने इस टैक्स को आवाम पर ट्रांसफर करना है। इसी वजह से उन्होंने भी इस एहतजाज में शामिल हो गए हैं। जबकि जो कराची की सूरत हाल है, कराची एक बहुत बड़ा शहर है और यहाँ की जो एसोसिएशन हैं वो भी अभी इस मरहले में है कि वो इस हड़ताल का साथ दे या ना दे, लेकिन कराची से भी काफी सारी जो आटा चक्कियां हैं वो बंद होने की इतलात सामने आ रही हैं। जी शहरियार जंजुआ, मालूमात फराहम किया आपने, आपका शुक्रिया। खबर देंगे आपको पेशावर से, जहां बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहिरीन ने दलाजा ग्रिड स्टेशन पर धावा बोल दिया। मुजाहिरीन ने ग्रिड स्टेशन में दाखिल होकर बिजली बहाल करवा दी। जबकि 18 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है, मुजाहिरीन का ये कहना है। आजम रहमान पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं। आजम, बताइएगा क्या सूरत हाल है यहाँ पर? जी बिल्कुल, आज ये दूसरा वाकया रोनुमा हुए पेशावर का इलाका दलजाक है। यहाँ पर ग्रिड स्टेशन है, उस पर मुजाहिरीन ने दावा बोल दिया है और वहाँ पर जाकर जबरदस्ती जो है बिजली ऑन कर दी है, जिसकी वजह से पूरे शहर में हम ये देख रहे हैं कि जो बिजली की लोड मैनेजमेंट का निज़ाम है वो दरम बरम होकर रह गया। बाद जो है वहाँ पर पुलिस पहुंची और उन्होंने मुजाहिरीन के साथ जो है मुज़ाकरात किए और मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। इस वक्त जो है रिकवरी का काम जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आसम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि पंजाब की यूथ को जलाओ घिराओ और गिरेबान पकड़ लो की सियासत से दूर रहना चाहिए। मुल्क को जलाओ घिराओ नहीं, इस्तेहकाम चाहिए। मनफी सियासत की हौसला शिकनी करनी चाहिए। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तुलबा को सहूलत के लिए ई बाइक्स देने का वादा पूरा कर दिया। गरीब और नादार तुलबा को तालीम की सहूलत देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। यूथ के लिए लैपटॉप स्कीम समेत मजीद स्कीम्स ला रहे हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। जलाओ जलाओ, गाली गलोच, गिरबान पकड़ लो, सड़क पे आ जाओ, जला दो, आग लगा दो। मैं इस तरह की सियासत से हमें दूर रहना चाहिए। इस तरह की सियासत को हमें डिस्करेज करना चाहिए। ये मुल्क अब इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस मुल्क को तरक्की चाहिए, इस मुल्क को प्रोग्रेस चाहिए। आपकी तालीम अल्लाह के फजल से मेरी जिम्मेदारी है, उसको मैं पूरा करूँगी इंशाल्लाह। एंड द कमिंग डेज हम लैपटॉप्स भी लेकर आ रहे हैं। बच्चों से मिलती हूँ तो मुझे ये सुनने को मिलता है कि हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन हमारे पेरेंट्स हमारी फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए हम 25 अरब की मैं स्कॉलरशिप स्कीम लेकर आ रही हूँ। पंजाब जो है वो ई बाइक्स की तरफ जाए, ई ट्रांसपोर्ट की तरफ जाए। पंजाब हर चीज़ में लीड करेगा। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन अभी शुरू नहीं हुआ। मीडिया तक बात पहुंचने में गलती हुई। किसी मखसूस इलाके में ऑपरेशन की बात नहीं हुई। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की बात हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में ब्रीफिंग। कहा, हुकूमत पाकिस्तान का तालिबान के साथ मुआहिदा हुआ, हमने उन्हें रिहा किया। उम्मीद थी कि उनका रवैया ठीक होगा। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल का ज़्यादा कंट्रोल सूबों के पास है। वजारत दाखिला के मातहत टारगेटेड ऑपरेशन और बॉर्डर सिक्योरिटी है। सूबे आज़ाद हैं, इसलिए हमारी कुछ हुदूद हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना इजलास में वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ब्रीफिंग। रुपए की कदर मुस्तहकम रहेगी, डॉलर की मसनूई कीमत को कंट्रोल कर लिया गया है, ये कहना है वज़ीर खजाना का। IMF के साथ मुआहिदा रवां माह के इख्तिताम तक हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि टैक्स नेट वसी ना होने के बायस मौजूदा टैक्सेस को ही बढ़ाना पड़ा। सूबों के ताउन से ज़रूरी आमदन पर टैक्स लगाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। आपको बताएं कि जमात इस्लामी ने 12 जुलाई को होने वाला धरना मौखर कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने बताया कि वफाकी दारुल हुकूमत में धरना 26 जुलाई को होगा।
जबकि कल पूरे पाकिस्तान में एहतजाजी कैंप लगाएंगे। 24 और 25 तारीख से मुल्क भर से काफिले निकलेंगे। उन्होंने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मजीद कहा कि अगर हुकूमत समझती है धरना नहीं होना चाहिए तो अवाम को रिलीफ दे। हम इसको मनसूख नहीं करेंगे और हम कोई ऐसा इल्तवा नहीं करेंगे जिसमें हुकूमत को ये रिलीफ मिल जाए कि जनाब तो धरना आगे चला गया। हमने फिर इज्तिमाई मशवरे से ये फैसला किया कि अब ये धरना और ज़्यादा क़ुव्वत से करेंगे और 26 जुलाई को करेंगे। कल पूरे पाकिस्तान में तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में एहतिजाजी कैंप लगाए जाएंगे। 25 और 24 तारीख से काफ़िले चलना शुरू हो जाएंगे। अगर तो हुकूमत ये समझती है कि धरना नहीं होना चाहिए तो आवाम को रिलीफ दे। तो ये स्लैब सिस्टम में जो ज़्यादती और जुल्म है इसको ख़त्म होना चाहिए। मफाद परस्त लोग जो है हुकूमतों में शामिल होकर अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा है कि सब जानते हैं सोशल मीडिया की खबर पर सुर्खी क्या होती है और अंदर क्या होता है। अफवाह साजी ने बहुत तबाही पैदा की है। हर खबर की पहले तस्दीक होनी चाहिए। मुहर्रमुल हराम के हसास दिनों में झूठी अफवाहें ना फैलाई जाएं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। सोशल मीडिया कोई बात होती नहीं, आप भी जानते हैं कि सुर्खी क्या होती है और अंदर क्या होता है। अफवाह साजी ने बहुत सी तबाही पैदा की है। कोई भी खबर पहले उसकी तस्दीक की जाए। इस पाक धरती के ऊपर कोई अमेरिकी फोर्सेस मौजूद हैं जो ऑपरेशन कर रही हैं। यही मैं कहता हूं कि इस तरह की अफवाह साजी फैलाने वाले इस मुल्क के और इस कौम के, काश यहाँ कोई कानून और निजाम हो जिसमें इनको कटहरे में लाके खड़ा किया जाए। हम अपने वतन का दिफा करना भी जानते हैं और हमने किया है। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, हर किसी को हक हासिल है कि वो अपना एहतजाज करे। बात करें कुछ मौसम की तो पंजाब के बेशतर इजला में मूसलाधार बारिशों का इम्कान है और पीडीएमए के मुताबिक मानसून बारिशों का ये स्पेल 15 जुलाई तक जारी रहने की तवक्को है। सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, फैसलाबाद और रावलपिंडी में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। शहरी दरियाओं, नदी नालों की गैर जरूरी क्रॉसिंग से गुरेज करें। बिजली की तारों और पोल्स से फासला रखें। ये हिदायत जारी की जा रही हैं। और जनाब 11 जुलाई को आबादी में इजाफे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। 24 करोड़ 15 लाख नफूस पर मुश्तमिल पाकिस्तान की आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। बढ़ती हुई आबादी के बायस गुज़िश्ता बरसों में खुराक की फ्राहमी, इलाज, रिहाइश, तालीम और दीगर बुनियादी सहूलियात जैसे मसाइल में इजाफा होता चला जा रहा है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में आबादी में इजाफे की शरह नमू से भी ज्यादा। आबादी में बेतहाशा इजाफे के बायस बेरोजगारी 8%, गुर्बत की शरह 24% तक जा पहुंची। पाकिस्तान में आबादी बढ़ने की ग्रोथ 2.5% और जीडीपी ग्रोथ 2.4% तक महदूद है। मुल्क का डिजिटल इंसानी तरक्की में 164वां नंबर। खुराक की फ्राहमी, इलाज, रिहाइश, तालीम, महंगाई जैसे गंभीर मसाइल ने घेर रखा है। इन सब के बावजूद मुल्क की आबादी में सालाना 50 लाख से ज्यादा बच्चों का इजाफा हो रहा है। मारियात ब्यूरो के तर्जुमान सरवर गोंदल का कहना है कि आबादी कंट्रोल किए बगैर मसाइल का हल मुमकिन नहीं। आबादी कंट्रोल करने के लिए अवामी आगाही के इकदामात जरूरी हैं। बेहतर प्लानिंग के लिए आपको सबसे पहली बात यह है कि आप आबादी को कंट्रोल करें। आप अपनी बेहतर प्लानिंग करें, आप इन्वॉल्व करें, मीडिया को आप इन्वॉल्व करें, आप एकेडेमिया को इन्वॉल्व करें, आप मस्जिद मेंबर को इन्वॉल्व करें कि आप अपने रिसोर्सेज के मुताबिक जो है वो आबादी जो है वो बढ़ाएं। माहिरीन कहते हैं कि मुआशी और समाजी मसाइल का बराह रास्त आबादी से ताल्लुक है, इसलिए आबादी पर कंट्रोल के इकदामात भी हुकूमती तरजीह में शामिल किए जाएं। इकनॉमिक एम्पावरमेंट, बेसिक लिटरेसी, फंक्शनल लिटरेसी, उसके अंदर मास स्केल को पढ़ाई कराना, उसमें NGOs का शामिल होना, उसमें नॉन फॉर्मल तरीके से प्राइमरी एजुकेशन को लेके आना, उसके साथ लिटरेसी के साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ लिंक करना है किसी न किसी वोकेशनल ट्रेनिंग को। जहाँ ये कम्बिनेशन पूरे होते हैं और साथ में डिज़ाइन प्रोग्राम बनता है कि कहीं से हमने इनको रोज़गार देना है। गवर्नमेंट ना दे सके भले से कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे इंतजाम कर सके कि उनको टारगेट एरिया से पहुँच सकें, उनको अपॉर्चुनिटी दे सकें। मुहतात अंदाजे के मुताबिक दुनिया की आबादी में सालाना 8 करोड़ का इजाफा हो रहा है। इसी तनासुब से आबादी बढ़ी तो 50 वर्षों में दुनिया की आबादी 8 अरब से बढ़कर 11 अरब तक पहुँच सकती है। पेशावर का रुख करते हैं। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा और मुल्क की शहरक है। सिक्योरिटी हुकाम का ये कहना है कश्मीर के लिए जितनी जंगें लड़नी पड़े लड़ेंगे। कश्मीरी अपने हक के खुद इरादियत की जंग लड़ रहे हैं। भारत ने कश्मीर को गैर कानूनी तौर पर अपना हिस्सा बनाया हुआ है।
اور کشمیری بھارت سے نجات چاہتے ہیں، یہ کہا گیا سیکیورٹی حکام کی جانب سے، اور پاکستان کشمیریوں کی سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ ملک قوم کی بقا کے لیے دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ جاری رہے گی۔ آپ کو بتائیں کہ سیکیورٹی حکام کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ اسی سے متعلق مزید معلومات لیں گے بیورو چیف پشاور عابد حمید نے ہمیں جوائن کیا۔ جی عابد حمید، مزید کیا کہا گیا سیکیورٹی حکام کی جانب سے؟ ہاں جی بالکل، دیکھیں سیکیورٹی حکام کی جانب سے ایک میٹنگ دی ہے جس میں بتایا گیا ہے جو اس وقت جو ہمارا ملک دہشت گردی کے جو لپیٹ میں ہے اس کی کچھ وجوہات بتائی گئی ہیں، جس میں سے ایک بڑی وجہ جو ہے وہ اسمگلنگ ہے مختلف تیل نارکوٹکس اور اس کی، اور اس اسمگلنگ کا پیسہ جو ہے کس طریقے سے جو ہے وہ دہشت گردی میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ میں کشمیر اور فلسطین کے حوالے سے بھی بتایا گیا کہ کس طریقے سے پاکستان ان کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہے اور دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ کس طریقے سے عوام کے عابد حمید، آپ ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔